बिहार का समाज और उसकी रचनाशीलता। जब मैंने यह विषय तय कर लिया तो मेरे लिए यह संकट उपस्थित हो गया कि आखिर बिहार को और उसके समाज को और इस उसकी रचनाशीलता को हम कितना जानते हैं। तो यह मनन करने के क्रम में यह पाया कि स्व को जानना बहुत जरूरी होता है। हम खुद को जानें, खुद को पहचानें, इससे बेहतर शोध कोई नहीं हो सकता। इसके लिए मैंने कुछ पुस्तकें, सोशल मीडिया के तमाम साधन, तमाम चीज़ों को खंगालना शुरू किया। तो एक बात मेरे ज़हन में गई कि क्यों नहीं, जहाँ से मनुष्य का इतिहास शुरू होता है, विकास क्रम जहाँ से शुरू होता है, हम उसकी बात करते हुए फिर आगे बढ़े हैं। तो सीधे ख्याल जाता है नवपाषाण काल का चिरांद, जो बिहार छपरा से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम सब जानते हैं कि नवपाषाण काल के पहले आग की खोज हो चुकी थी, मनुष्यों का जीवन बदल चुका था। आग की खोज के पहले या आग की खोज तक मनुष्य, आदि मानव केवल भोजन संग्राहक थे। केवल भोजन को शिकार के माध्यम से या दूसरे माध्यम से केवल भोजन को संग्रह करते थे। लेकिन नवपाषाण काल आते आते वे भोजन के उत्पादक बन गए, यानी कृषि कार्य प्रारंभ हो गया। इसके अवशेष चिरांद से भी प्राप्त होते हैं, जो इसी मिट्टी, बिहार की मिट्टी में ही वह अवस्थित है। पशुओं के दांत से औजार या पत्थरों के औजार, अन्न के अवशेष आदि उत्खनन में पाए गए। तो मेरे मन मिजाज में यह बात कौंध गई कि यह तो इसी प्रदेश का हिस्सा है और यहाँ से जीवन की कहानी शुरू होती है, तो इस पर गौर करने चाहिए हमें। फिर जब इसके आगे बढ़ते हैं तो एक बातें साफ दिखती हैं कि जब कृषि कर्म शुरू हुआ होगा तो जाहिर सी बात है कि कृषि में तो वक्त लगता है, समय लगता है, तो लोग एक जगह ठहरना शुरू किए होंगे, बसना शुरू किए होंगे, और उनके लिए यह मजबूरी भी था ठहरना, रुकना। खासकर स्त्रियां जो जननी हैं, उनके लिए तो और यह दुस्सह था कि बच्चे जनने के बाद उनको एक जगह स्थायी रूप से रुकना, ठहरना होता था। तो संभव है कि कृषि कर्म करते हुए उनके मन मिजाज में यह ख्याल आया होगा, यह बातें आई होंगी कि अब कितना मौन रहा जाए, क्रिएटिविटी, कलात्मकता या क्रियाशील रहने का कोई उपक्रम, उपाय ढूंढा होगा। तो उन्होंने क्या किया होगा, कुछ भाषा विकसित की होंगी, उस समय के लोग कुछ अन्य व्यवहार निश्चित किए होंगे, संकेत के माध्यम से कुछ चित्रकारी किए होंगे या अन्य चीज़ें बनाई होंगी। तो तमाम जो ये क्रिएटिविटी है, चाहे वह कृषि के क्षेत्र में हो, जीवन के क्षेत्र में हो, यह जो विकास का अनुक्रम है वो हमें प्रभावित करता है। हम इससे इतर नहीं हो सकते। फिर इसी तरह कालक्रम में हम आगे बढ़ते चलते हैं तो महाजनपदीय व्यवस्था आती है। महाजनपदीय व्यवस्था में उस समय के जो जनपद थे, जो खासकर वर्तमान बिहार जिसको आज हम कह सकते हैं, उसमें मगध, वज्जी संघ, अंग और एक दो हो सकते हैं, जिसमें सबसे शक्तिशाली मगध था।
जिसकी राजधानी राजगृह और उसके बाद पाटलिपुत्र भी हुए। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली था और अंग का वर्तमान का मुंगेर कह सकते हैं। मित्रों, जब हम महाजनपदीय व्यवस्था की बात करते हैं तो स्वतः ही उस जनपद के कालक्रम में बुद्ध हमारे स्मृति में उभरते हैं और यह गौरव की बात है कि हम उस धरती पर जन्मे हैं जहां बुद्ध, महावीर, चंद्रगुप्त मौर्य, गुरु गोविंद सिंह आदि ऋषि, महान शासक गुजरे हैं। मधेपुरा भी आपका कोई अविख्यात जगह नहीं है, पौराणिक काल से ही यह विख्यात सुख्यात जगह है। तो इसमें हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध के काल से जो एक परंपरा चल पड़ती है सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था की, उस पर हम गौर कर सकते हैं। इसके साथ साथ साहित्यिक, उस समय नाथों की परंपरा थी। नाथों की परंपरा में इस परंपरा को जानने के लिए हम चलते हैं बिहार, हिंदी साहित्य और बिहार, जिसके संपादक और रचयिता आचार्य शिवपूजन सहाय हैं। साथियों, आचार्य शिवपूजन सहाय ने 1951 में हिंदी साहित्य और बिहार की परिकल्पना की थी। उनके मन में यह दर्द उठा कि आखिर जो साहित्य के क्षेत्र में, रचना के क्षेत्र में, या साहित्यानुरागी हैं या साहित्य से प्रेम करने वाले लोग हैं या इसको सहयोग करने वाले लोग हैं, उनको तो पाठकों के बीच, इस जनता के बीच आने चाहिए। इसलिए उन्होंने अपनी महती साधना से 2 वॉल्यूम में हिंदी साहित्य और बिहार को प्रकाशित किया। यह कार्य करना कोई ठट्ठा बात नहीं है। आप इस साधना को अगर देखेंगे, परखेंगे तो आप अचंभित रह जाएंगे। 7वीं शताब्दी से शुरू होकर 18वीं शताब्दी और उसके बाद तक के कवियों को इकट्ठा करना यह आसान काम नहीं है। करीब करीब उन्होंने 200 कवियों, लेखकों को अपने इस इतिहास में शामिल किया है, जो मुख्यतः बिहार का ही इतिहास है साहित्यिक। इसमें उन्होंने बाणभट्ट की बहुत थोड़ी सी चर्चा की है। यह गौरव की बात है कि हर्षचरित के रचयिता बाणभट्ट इसी बिहार के कवि हुए, इसी धरती के कवि हुए। तो हमारी परंपरा बहुत ही रिच रही है। महाजनपदीय काल में भी एक से बढ़कर एक कवि हुए। कहा जाता है कि उसी काल में मलंग वात्सायन भी हुए, जिनकी एक किताब कामसूत्र न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी जब अनुवाद हुए तो धूम मचा। इसका एक आधार मिलता है कि प्रसिद्ध साहित्यकार सर रिचर्ड एफ बर्टन ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया। इस किताब की एक एक प्रति 100 से 150 पाउंड में बिकी, मतलब 8,000 से 12,000 रुपए तक। तो ऐसा नहीं है कि कामसूत्र केवल काम की बात है, उसमें जीवन का साक्षात्कार भी है।
आज तो बाकायदा यौन शिक्षा पर पाठ आधारित अध्याय भी शिक्षण संस्थानों में पढ़ाए जाते हैं। उससे हम आगे बढ़ते हैं तो सिद्धों की परंपरा 84 सिद्ध हुए हैं, जिसमें 84 में 36 बिहार के थे, और बिहार के जो बाहर के थे उनका किसी न किसी तरह से लगाव नालंदा के विश्वविद्यालय या विक्रमशिला में रहा ही है। अध्ययन का केंद्र रहा है, ध्यान का केंद्र रहा है, इसलिए उनका रहा ही है। इसका असर हम देख सकते हैं कि ना सिद्धों की परंपरा ने न केवल बिहार बल्कि बिहार से बाहर भी, भले ही वो धर्म प्रचार में ही लगे रहते थे, लेकिन उस भाषा में, जिस भाषा को हम प्राकृत या पाली कह सकते हैं, संस्कृत के ठीक बाद, उस भाषा में उन्होंने अपनी रचनाएं, अपनी साहित्यिक कृतियां या जनता के सम्मुख अपनी बातें रखी। ज्यों-ज्यों जीवन का विकास होता गया, उसका असर साहित्य क्रम पर पड़ता गया। पहले हम संस्कृत की भाषा में अपनी बातें कहते थे, लिखते थे। वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल हो, उसके बाद प्राकृत या पाली, उसके बाद अपभ्रंश, अभी वर्तमान में हिंदी। तो इस भाषाओं से होकर गुजरते हुए साहित्य की निर्मिति हुई है। हिंदी साहित्य का इतिहास भी अगर हम देखें, जिसमें रामचंद्र शुक्ल तमाम क्षेत्रों के साहित्यकारों को जोड़ते हैं, लेकिन बगैर मिथिला के साहित्यकारों को लिए उनका हिंदी का साहित्य पूरा नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि जो जनपदीय व्यवस्था थी, उसमें जो भाषा मगही, अंगिका, बज्जिका या मैथिली का था, उसमें मैथिली सर्वोपरि थी, मैथिली भाषा सर्वोपरि थी। इसका कारण यह भी था कि मिथिला का जो क्षेत्र है, मिथिला का जो क्षेत्र है साथियों, वह शुरू से ही साहित्य और संस्कृति का संरक्षक और सेवक रहा है। आप जब भी हिंदी साहित्य का इतिहास, बिहार हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, बिना उसकी चर्चा, बिना उसके अवदान को पढ़े आप अपने को पूर्ण नहीं कर सकते। मित्रों, आज का जो यह वक्त है, जो समय है, यह ऐसे त्रासदी से हम गुजर रहे हैं कि एक तरफ दिसंबर के महीने से, दिसंबर 19 के महीने से वुहान से उठा तूफान दुनिया को आक्रांत किए हुए हैं। कोरोना पैंडेमिक से हम डरे सहमे हुए हैं। दूसरी तरफ आज बिहार की 10 से अधिक जिला बाढ़ से प्रभावित हैं। पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, लेकिन जब पानी का अति होता है तो जीवन इससे बर्बाद भी होता है। इसके उदाहरण सामने हैं। मेरा यह कहने का मतलब यह है कि जो उत्तर बिहार का क्षेत्र है, हमेशा पानी, बाढ़ से आक्रांत रहा है। संभव है मिथिला के काल में भी यह क्षेत्र बाढ़ और पानी से बचा हुआ नहीं रहा होगा। संभव है कि उस समय बाढ़ के दिनों में जब जनजीवन कठिन तकलीफों से गुजरता रहा हो, तो इन तकलीफों को दूर करने के लिए, इससे जूझने के लिए, संघर्ष के लिए वो
एक माध्यम, एक सहारा चुनते रहे हो, सहारा साहित्य का, लिटरेरी का, साहित्य कर्म का, संस्कृति का हो सकता है। यूं तो हम जानते हैं कि हमारा समाज वैदिक काल से ही वर्गों में विभक्त हुआ, जातियों में विभक्त हुआ, और उसका असर आज तक है। बिहार का समाज के बारे में चिंता करना, यह बिल्कुल से यह समाज शास्त्रियों का विषय है। इस संबंध में फ्रांस के एक समाज शास्त्री हैं, ऑगस्टो कॉन्ट। वो अपनी कृति पॉजिटिव फिलॉसफी में 1838 में समाज शास्त्र के बारे में कहते हैं कि समाज शास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। समाज शास्त्र व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, समाज के द्वारा ही लोगों की बनाई व्यवस्था है। इसमें तरह तरह की क्रियाएं, अंतर क्रियाएं संपादित होती है, जिसका कि हम अध्ययन के सहारे उस स्वरूप को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। साथियों, जनपदीय व्यवस्था के बाद सम्राटों का काल आता है। उस काल में भी राजर्षि प्राप्त कवि लेखक अपनी रचनाएं रच रहे होते हैं। उस काल में मतलब 7वीं शताब्दी के बाद से और हिंदी के इतिहास के मध्यकाल तक कहें तो वीरगाथा काल के बाद श्रृंगार रस और भक्ति रस की प्रधानता रही है। विद्यापति भी इसी रस के कवि कहलाए, इसी रस के कवि हुए। उस काल में उनके साथी कवि उमापति और अन्य कई गण्य कवि हैं। इस जनपदीय काल के बाद हम जब रियासत काल या सम्राटों के काल में आते हैं, जैसा कि आधुनिक भारत के निर्माण के समय इतिहास में हम यह उल्लेख पाते हैं कि 566 से अधिक रियासतें अखंड भारत में समाहित किए गए। तो रियासत का काल आया, उस काल में भी रचनाएं होती रहीं, लेकिन उस काल में जनता के जो दुख दर्द थे वो पूरी तरह से उन रचनाओं में परिलक्षित नहीं हो रहे थे। वो या तो राजाश्रय प्राप्त राजा की गुणगान कर रहे थे, या भक्ति काल में ईश्वर की साधना में लीन रहकर लेखक कवि अपनी रचनाएं रच रहे थे। प्रेम मार्गी शाखा या निर्गुण शाखा माध्यमों से अपनी बात कर रहे थे। लेकिन यह तय था कि जब जब मनुष्य के जीवन में संघर्ष हुए हैं, कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं घटी है, उनका असर साहित्य कर्म पर बहुत ही गहरा पड़ा है, बहुत ही जबरदस्त हुआ है। हम उन मनुष्य से बड़ा संघर्ष या उनका जीवन संघर्ष कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन उन संघर्षों को
उन संघर्षों को संरक्षित रखने की कला साहित्य में है, वह साहित्य कर सकता है। जब हम बिहार की बात करते हैं, आज के परिवेश की बात करते हैं, नवपाषाण काल, जनपदीय काल और रियासत काल, या उसके बाद की बात हम जब करते हैं, तो ये 1912 में बंगाल से बिहार अलग होता है। वहां से आधुनिक बिहार या आधुनिक समाज की कहानियां शुरू होती है। 1912 से हम अलग होते हैं, पश्चिम बंगाल से 1912 में बिहार अलग होता है। बमुश्किल उस समय 16 या 18 जिले होते हैं। उसके बाद फिर एक कालक्रम के बाद, वह बहुत ज़्यादा दिन नहीं, 1936 में उड़ीसा फिर बिहार से अलग हो जाता है। तब से फिर कहानी बिहार की शुरू होती है। आधुनिक, तब तक कई वंशज इस बिहार से गुजरते हैं, शासन होता है, कई आक्रांत, कई आक्रमणकारी भी यहाँ तक पहुँचते हैं। उनका असर हमारे जीवन पर, हमारे साहित्य में पड़ता है, हम पढ़ते ही रहते हैं। आधुनिक बिहार में जो मुख्य घटनाएं हैं, उसका है पुनर्जागरण काल, या कहिए कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता की लड़ाई के बाद से, या उस समय से देश की आज़ादी के लिए जो सेनानी या साहित्यकार अपनी रचना क्रम में लगे हुए थे, लगातार लिख रहे थे, लोगों को जागृत कर रहे थे। एक डिस्कोर्स था उस समय, एक संवाद था कि हमें अंग्रेजों से मुक्ति पानी है, हमें अपने देश के लिए लड़ना है। तो उस समय देशभक्ति की चीज़ें निकल कर सामने आ रही थी। उसमें हमारा बिहार भी पीछे नहीं था। हमारा बिहार बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। उस समय के लेखक, कविगण बढ़ चढ़कर अपनी रचनाएं रच रहे थे। आधुनिक बिहार की बात 1936 से शुरू हो जाती है। ठीक हमें आज़ादी 1947 में प्राप्त हो जाते हैं। उसके आज़ादी के पहले के काल तक जो खास करके बिहार प्रदेश के जो रचनाकार थे, नागार्जुन हों, गोपाल सिंह नेपाली हों, दिनकर हों, रेणु हों, फणीश्वरनाथ रेणु, या अन्य जिनके नाम मैं अभी भूल रहा हूं, तो उन बिहार की विभूतियों ने एक जनमानस तैयार किया। और जनमानस तैयार करने में हम पाते हैं कि जब इनके व्यक्तिगत जीवन, इन रचनाकारों के व्यक्तिगत जीवन या इनकी रचनाओं में प्रवेश करते हैं, तो एक खास बातें परिलक्षित होती हैं कि ये जनता की समस्याओं को कितनी गंभीरता से समझते थे, उनकी भाषा को कितना आत्मसात करते थे। ये हमें इनकी बातों से, इनकी लेखनी से पता चलता है। किसी भी लेखक की लेखनी से तो बहुत कुछ उसके बारे में जानते ही हैं, लेकिन अगर लेखक की जीवनी हम पढ़ें तो बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। उसकी रचना प्रक्रिया के बारे में, उसकी परिस्थिति और काल, उसके समाज, उसके मन स्थिति के बारे में हम जानते हैं, हम जान जाते हैं। तो इससे हमारी समृद्धि होती है। साथियों, देश की आज़ादी के बाद संघर्ष थमा नहीं। देश तो आज़ाद हो गया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से अगर सीधे किसी खास मुद्दे पर देश के किसी राज्य में आए थे तो वो बिहार था। राजकुमार शुक्ल जी के आग्रह पर चंपारण जिला में किसानों की सहायता के लिए, उनसे वादा करने के लिए
स्वतंत्रता संग्राम को बल देने के लिए बिहार में उन्होंने पहली यात्रा की 1914 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद। तो यह बिहार क्रांति की भूमि रही है और यह संघर्ष से पीछे हटने वाला यह भूमि नहीं है, यह इसकी मिट्टी में बिल्कुल शनी हुई है। अगर संघर्ष का एक नाम ले देश में तो हम समझते हैं कि बिहार उसमें अग्रणी भूमिका में रहेगा, चाहे वह संघर्ष का मामला हो, चाहे वह साहित्यिक अवदान का मामला हो, चाहे वह कला और संस्कृति का मामला हो, हम पीछे नहीं हैं। आप जब बिहार का समाज की बात करते हैं तो बिहार का समाज का कहने का मतलब बिहार के लोगों से है, बिहार की भूमि से है, बिहार की भौगोलिक भूमि से है, यहाँ के नदियों से है, यहाँ के पठारों से है, यहाँ के जीव जंतुओं से है, यहाँ के मनुष्यों से है, यहाँ के जीवन बसर करने वाले लोगों से है। बिहार का मतलब कोई हवा में या कोई फैंटेसी की चीज नहीं है। तो बिहार की जो अपनी सीमा है उसमें तरह तरह के बोली के, भाषा के, तरह तरह के जीवन जीने वाले लोग, छोटे छोटे खित्तों में और विभिन्न जातियों वर्गों में विभक्त लोग हैं। ऐसा महसूस आप कर सकते हैं जब बिहार में इंग्लैंड के इंडियन सिविल सर्विसेज के माध्यम से एक एम्प्लॉय आए थे, जॉर्ज ग्रियर्सन। उन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में देश और बिहार की बोलियों के बारे में विस्तार से चर्चा की। उसे हम पढ़ देख समझकर बहुत सारे मन के जालों को साफ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिहार में केवल जो बिहार के वासी थे वही बिहार के बारे में रच रहे थे, लिख रहे थे, पढ़ रहे थे। बिहार के बाहर के भी लोग जिन्होंने बिहार की मिट्टी को, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की सभ्यता को, यहाँ के लोगों की समस्याओं को समझा, वो इन चीजों को अपनी कृति में आत्मसात करने की कोशिश की। यह जानकर हम हैरान हो सकते हैं कि जब जॉर्ज ग्रियर्सन को भारत में आना था तो उन्होंने इंग्लैंड में ही युवावस्था में संस्कृत पढ़ना शुरू किया, इस देश के बारे में, इसकी संस्कृति के बारे में जानने की कोशिश की। साथियों, यह हम देखते हैं कि कोई जो शोधी व्यक्ति होता है, जिसे खोज करने की ललक होती है, वह किस तरह इन चीजों का भूखा होता है। आखिर वह क्या पढ़ेगा, क्या समझेगा कि चीजों के बारे में जान समझ सकता है। फिजिकली हम शारीरिक रूप से बहुत घूमेंगे तो अपना प्रखंड नहीं, कुछ और प्रखंड, कुछ और प्रखंड नहीं, कुछ सब डिवीजन घूम लेंगे, सब डिवीजन नहीं, कुछ जिला घूम लेंगे, जिला नहीं, कुछ राज्य घूम लेंगे, राज्य नहीं, कुछ देश में घूम लेंगे, देश के बाहर घूम लेंगे, 1 2 3 4 10 11 12, मतलब बहुत सारे देशों को हम घूम सकते हैं। लेकिन अगर हमारा साक्षात्कार साहित्य से होता है तो हम बिना खास जगहों पर गए भी हम वहां पहुंच जाते हैं। तो साहित्य की कितनी बड़ी शक्ति और देन है। और वहां हम केवल न पहुंचते हैं बल्कि हम उस क्षेत्र के लोगों के बारे में, उसकी उसकी संस्कृति के बारे में, उसके कलाओं के बारे में, उसकी कृतियों के बारे में जान जाते हैं। तो साहित्य अमूल्य धरोहर होता है किसी भी समाज का, किसी भी देश का। वह एक तरह से आईना है, साफ साफ आईना, जिसमें कि उस समय की, उस काल का हम तस्वीर साफ साफ देख सकते हैं। तस्वीर कहने का मतलब है तो हर तरह की तस्वीर, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक। आप कह सकते हैं कि साहित्य ऐसा सागर है
जिसमें एक विषय नहीं बल्कि सभी विषय समाहित हैं। आप किसी साइंस के एक विषय में शोध कर उसके बारे में आप ग्रंथ लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप एक कविता लिखते हैं तो संभव है कि आप विज्ञान के भी शब्दों का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। ऐसा हुआ है, ऐसा देखने को मिलता है। तो साहित्य ऐसा समुद्र है जिसमें छोटी मोटी जितनी नदियां हैं विषयों की, वो लगभग समाहित हो जाते हैं। बिहार के साहित्यकारों ने बोलियों पर, भाषाओं पर, छंदों पर, रसों पर बहुत काम किए हैं। वैसा कोई क्षेत्र नहीं है, वैसी कोई विधा अछूता नहीं है जिस पर बिहार के साहित्यकारों ने काम न किया। बहुत पुख्ता और मजबूती से बिहार के साहित्यकारों ने अपना काम किया है, अपना प्रतिनिधित्व किया है। और इसी कारण से जब भी साहित्य की चर्चा होती है, बिहार की चर्चा के बगैर वह अधूरा होता है। तो साथियों, यह कालक्रम लगातार आजादी के बाद भी चलता रहा। कभी व्यक्तिगत रूप से साहित्यकार या साहित्य अनुरागी साहित्य को आगे बढ़ाने में, तो कभी प्रकाशक, समेकित रूप से सब लोगों ने बिहार के साहित्य को आगे बढ़ाने का काम किया। यह जानकर हैरत होता है कि 1960 में प्रकाशन के पहले, 1960 में प्रकाशन से पहले मुजफ्फरपुर के एक साहित्यकार शर्मा, और उनका पूरा नाम क्षमा चाहेंगे मित्रों, आपका थोड़ा वक्त ले रहे हैं, क्योंकि चाहते हैं कि जो भी जानकारी हो बिल्कुल पुष्ट हो। हिंदी साहित्य और बिहार के प्रकाशन के पूर्व मुजफ्फरपुर के एक साहित्यकार सम शर्मा थे, जिन्होंने लगता है कि इसमें लिखें क्या, जिन्होंने, हाँ माफ करेंगे थोड़ा वक्त लगा, सुहृद संघ के प्रोफेसर कामेश्वर शर्मा ने एक पुस्तक हिंदी साहित्य को बिहार की देन निकाल चुके थे। समझिए कि जो बिहार पर काम करने वाले लोग थे कितने धीर गंभीर थे, उनके मन में कितनी ये इच्छाएं रहती थी कि हम बिहार के बारे में, यहाँ की साहित्यिक कर्मों के बारे में लोगों के सामने ले जाएं, पाठकों के सामने ले जाएं। उसी तरह से गया जिले के लेखक और कवि चंपारण की साहित्य साधना हिंदी साहित्य का इतिहास और बिहार के पहले प्रकाशित हो चुका था। आजादी के बाद भी बहुत सारे लेखकों, कवियों, रचनाकारों ने मिलकर महती प्रयास से बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया है और लगातार कर रहे हैं। यह आज तक जारी है, ऐसा नहीं है कि इसे छोड़ दिया गया। अभी आप बात करें तो वर्ष 1999 की मैं बात करूं तो वैशाली जनपद के 7 कवियों का संग्रह
विद्वान समालोचक नंद किशोर नवल के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ। 7 कवियों में आज देश में कई कवि चर्चित हैं। कई कवि खास रूप से जाने जा रहे हैं। उस संग्रह का नाम था अंधेरे में ध्वनियों के बुलबुले। 1999 के बाद फिर एक उसी जनपद से, वैशाली जनपद से एक पत्रिका निकलती है, कविता का अर्धवार्षिका बुलेटिन। मित्रों, रचनाकार को एक रचना रचने में कितनी पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है। अगर कोई संपादन कर्म कर रहा हो तो आप उसकी पीड़ा को समझ सकते हैं। मैंने जनपद निकलते हुए यह महसूस किया है। जनपद के संपादक निर्मल कुमार चक्रवर्ती जरूर थे, लेकिन असल संपादक, जनपद अर्धवार्षिका बुलेटिन के असल संपादक संजय शांडिल थे। तो उन्होंने लगातार, जबकि यह 6 महीना में निकलता था, फिर भी इतनी तकलीफों, इतनी पीड़ाओं से ये निकाली जाती थी। अब आप समझ सकते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास और बिहार पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास और बिहार पढ़ेंगे, उसमें आचार्य शिवपूजन सहाय का दर्द आप सहज रूप से महसूस कर सकते हैं। कभी कभी तो उन्हें ऐसा लगता था कि हमारा जीवन यूं ही बीत जाएगा और यूं ही हम अंधकार में गुजर जाएंगे, बिहार को कभी लोग नहीं जान पाएंगे। कितनी त्रासदियों, कितनी तकलीफों, कितनी परेशानियों से होकर गुजर कर एक साहित्यिक कृति हमारे सामने आता है। लेकिन जब आता है तो फिर आता है। तो लगातार जनपद निकलता रहा। 1999 2000 के बाद 10वां अंक इसका समापन अंक हुआ। फिर 2011 में पुनरारंभ हुआ। मैं समझता हूं कि जहां मेरा अल्प ज्ञान है, उसमें बिहार के अन्य जिलों में भी इस तरह की गतिविधियां हो रही होंगी। न केवल साहित्य में, बल्कि बिहार के मधुबनी पेंटिंग को कौन नहीं जानता। आज दुनिया में आपका मधुबनी पेंटिंग धूम मचाता है। हम भले ही नाटक के क्षेत्र में कृतियां कम की हैं, लेकिन नाटक के क्षेत्र में हम अग्रणी रहे। चाहे नाटक हो, चाहे मधुबनी पेंटिंग्स हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, हम इसमें पीछे नहीं हैं। आप मित्रों, ये तो पत्रिका की बात हो गई। आप पत्रिका और सामूहिक संग्रह इस तरह से और निकलते होंगे। जब आप बिहार के जॉनर में बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, तो बिहार की स्थिति को समझने के लिए, बिहार की सामाजिक और साहित्यिक स्थिति को समझने के लिए कुछ रचनाकारों को अवश्य में पढ़ना चाहिए। वैसे आप सब गुणी विद्यार्थीजन पाठक हैं। विद्वानों को तो मैं संबोधित नहीं कर सकता, कर ही नहीं रहा हूं। उनको तो मैं निवेदन कर रहा हूं, उनसे अभी भी सीखना है, समझना है। बस यह एक बातचीत है जिसके जरिए हम आपके साथ मुखातिब हैं। तो बिहार के संदर्भ में कुछ रचनाकारों को पढ़े बगैर यह पूर्ण नहीं होता है। बिहार में हमको बहुत ही प्रमुखता से, खास करके आधुनिक बिहार में, हमें आदिकाल के भी कवियों को तो पढ़ना ही चाहिए, लेकिन आधुनिक काल के भी कवियों को, लेखकों को जरूर पढ़ना चाहिए, ताकि हमारी समझ पुख्ता होती है, जिसमें आप प्रमुखता से नाम ले सकते हैं कवि रामधारी सिंह दिनकर, कवि नागार्जुन, आलोक धनवा, गोपाल सिंह नेपाली, फणीश्वर नाथ रेणु, ऋषिकेश सुलभ, अवधेश प्रीत, संतोष दीक्षित, और नाम जो अभी जहन में नहीं याद आ रहे हैं, छूट रहे हैं। लेकिन
इन नामों में खासकर प्रेम कुमार मणि, कर्मेंदु शिशिर, इन नामों में मैं दो नामों को जो अवश्य उल्लेख करूंगा कि इन्हें तो अवश्य ही पढ़ना चाहिए। इसलिए भी पढ़ना चाहिए कि इनकी कृतियों के बारे में हम जानें तो हम ज्यादा लाभान्वित हो सकते हैं। आश्चर्य होता है कि कभी कभार हम लोग फेसबुक के इस माध्यम से जुड़े हुए हैं तो अपनी बातें भी रख रहे हैं, और फेसबुक के माध्यम से कई मित्र साहित्यकार जुड़े हुए भी हैं, वरिष्ठ भी हैं। कभी कभी वो मैसेज करते हैं, कुछ ऐसा वाद विवाद हो जाता है तो बिहार के साहित्यकार मैसेज करते हैं कि आप कृपया हमें यह बताएं कि आप बिहार के साहित्यकारों को कितना जानते हैं। यह घर की बात है। घर में हमें खुद को पहले जानने की कोशिश करनी चाहिए, खुद की चौहद्दी को जानना चाहिए, परिवार की चौहद्दी को जानना चाहिए, समाज की चौहद्दी को जानना चाहिए, क्षेत्र की चौहद्दी को जानना चाहिए। फिर उसी तरह से आगे बढ़ते हुए जिला, राज्य, देश, दुनिया की चौहद्दी को जानना चाहिए। जब चौहद्दी की बात करते हैं तो हमारे आसपास जो घटनाएं हैं, जो सीमाएं हैं, जो स्थितियां हैं, जो दुख हैं, जो पीड़ाएं हैं, जो तकलीफ हैं, उनको जानने की बात होनी चाहिए। तो बिहार के साहित्यकार कभी कभी ये सवाल भी उठाते हैं, और यह बहुत वाजिब सवाल है कि हम बिहार के साहित्यकारों को कितना जान समझ रहे हैं। बिहार के साहित्यकारों को जानने का मतलब है कि हम उस दौर से गुजर सकते हैं जिन तकलीफों को, जिन समस्याओं को, जिन पीड़ाओं को हमारे साहित्यकारों ने उठाया है, समझा है, साहित्यिक दृष्टिकोण से भी और अन्य दृष्टिकोण से भी। इसमें मैं प्रेम कुमार मणि का नाम अवश्य लेना चाहूंगा, जिनकी कृतियों को पढ़ने की जरूरत है। खासकर आज के मित्र अगर फेसबुक से उनसे जुड़े हुए होंगे तो आप उनके विचार से सहमत असहमत हो सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उनसे प्रभावित हुए बगैर आप नहीं रह सकते। उनके वैचारिक आलेख हों, उनकी कहानियां हों, या उनके जो भी विचार आते हों, उन्हें पढ़ने चाहिए हमें। उनके संग्रह है सच यह यही नहीं है, ऐसा कहते हुए हम किसी का कोई प्रचार करने का मेरा उद्देश्य नहीं है, बल्कि यह बिहार के ही लेखक हैं और इन्हें हमें जानना समझना चाहिए, इसलिए मैं यह आवश्यक समझ रहा हूं। यह सच यही नहीं है, खूनी खेल के इर्द गिर्द, चिंतन के जन सरोकार और चरखे और चर्चे, खासकर इसमें बिहार के व्यापक चित्र आपको मिलेंगे। उसके बाद भी इनकी ये और कृतियां हैं, कथा संकलन है अंधेरे में अकेले, हो जब मन, कहानियां, उपसंहार और गुलदस्ता। अभी ये इनके आत्मकथा आने हैं और हम बधाई देंगे इन्हें। रेणु पर भी इन्होंने काम किया है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं हमारे जो कर्मेंदु शिशिर, जिनको कि अभी जब मैं बिहार का समाज और उसकी रचनाशीलता पर बात करने के लिए तैयार हुआ तो मैं बिल्कुल असमंजस की स्थिति में था और एक दबाव महसूस कर रहा था कि आखिर मैं क्या कहूंगा, क्या बोलूंगा, कुछ तो इस तरह से चीजें सामने उपलब्ध है नहीं। तो जब मैं हिंदी साहित्य का इतिहास और बिहार को पढ़ रहा था तो उसमें देखा कि आचार्य श्रीपूजन सहाय तो अग्रणी भूमिका में है, और यह जानकर मुझे और आश्चर्य हुआ कि कर्मेंदु शिशिर, जिन्होंने श्रीपूजन सहाय पर बाकायदा किताब लिखी है, उसे पढ़ने की जरूरत है, हमें पढ़ना चाहिए, ताकि बहुत सारी चीजें उस इतिहास को पढ़ेंगे, बिहार के साहित्य के इतिहास को, और ये पढ़ेंगे तो कोरिलेट करते हुए बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ सकती हैं। फिर इनकी एक किताब है भारतीय नवजागरण और समकालीन संदर्भ, ये जरूर हमें पढ़ने चाहिए। किताबें तो उनकी बहुत सी हैं, बहुत लंबी राह, श्रीपूजन सहाय, मर्यादा, लो, हम भी घूम आए। हाँ, एक एक पुस्तक और मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि नवजागरण कालीन पत्रिका और मतवाला निश्चित पढ़ना चाहिए। बिहार के बारे में जो एक पुख्ता जानकारी, एक मुकम्मल जानकारी है, उसके माध्यम से हम लोग पा सकते हैं, मिल सकता है। लौटेगा नहीं जीवन। आप कथाकार, कहानीकार, लेखक, समीक्षक तो हैं ही, मजबूत विद्वान खगेंद्र ठाकुर हैं समालोचना के क्षेत्र में,
नंदकिशोर नवल हैं, जिनके बगैर हिंदी साहित्य और बिहार की चर्चा पूरी नहीं हो सकती है। नंदकिशोर नवल अगर किसी एक बात के लिए हिंदी साहित्य में जा सकते हैं, अगर किसी एक बात के लिए रेखांकित करना हो, यह एक तो कहा जा सकता है कि जो पाठ आधारित आलोचना है, उसका निर्माण, उसकी राह उन्होंने ही बनाई है। तो नंदकिशोर नवल को भी पढ़ा जाना चाहिए। अब साथियों, जब शिवपूजन शाह हिंदी साहित्य का इतिहास और बिहार लिख रहे थे या लिख रहे होंगे, तो बहुत सारी परेशानियां आई होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब इस इतिहास से होकर गुजरेंगे आप, तो जिस बिहार के समाज की बात हम करते हैं, जो आज समाज कई वर्गों जातियों में बटा हुआ है, उसमें आप सबका प्रतिनिधित्व नहीं पा सकते। इसमें कोई दोष आचार्य शिवपूजन शाह का नहीं है, उन्होंने तो संग्रहित किया है। लेकिन उस समय समाज में, उस काल में, क्या जो समाज के हाशिए के लोग थे, जो वंचित तबके के लोग थे, उस समय लिख रहे थे, पढ़ रहे थे, उनकी क्या स्थिति थी, उनकी क्या गति थी, वह इस किताब में मेरे ख्याल से अलक्षित है। इक्का दुक्का कहीं कोई नाम आया होगा या आ सकता है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा यह देखने को मिल रहा है कि वह वर्ग बिल्कुल जो हाशिए का समाज है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, वह बिल्कुल ही नगण्य है, उसकी कोई गिनती नहीं। आखिर उसका इतिहास में उपस्थिति नहीं है, साहित्य के इतिहास में उपस्थिति नहीं है। अन्य जगहों पर हो सकते हैं, वो संभव है कि स्वतंत्रता की क्रांति में भाग लिए हों, समाज की और दूसरी गतिविधियों में शामिल रहे हों, लेकिन साहित्य में उनकी उपस्थिति नगण्य है। लेकिन आज़ादी के बाद आज़ादी के बाद कई सारी समस्याएं एक साथ देश में आई, चाहे वह औद्योगिकरण का मामला हो, चाहे वह बेरोजगारी का मामला हो, उसके बाद धार्मिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, वर्चस्ववाद हो, तमाम तरह की विसंगतियां समाज में आए, उससे हम लड़ें, उससे निजात पाएं, और कई सारी समस्याएं उपस्थित हो रही हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। 74 का आंदोलन फिर आता है, फिर उस समय किस तरह की रचनाएं होती हैं, उसमें नागार्जुन कितने बढ़ चढ़कर उस व्यवस्था के खिलाफ होते हैं, और कई लेखक अपनी भूमिका निभाते हैं। मैं बिहार के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, बिहार के बाहर भी बहुत सारे लोगों ने, जेपी का आंदोलन 74 की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें रचनाकार अग्रणी भूमिका होते हैं। हर चौक चौराहे पर, बिल्कुल नुक्कड़ सभाओं में अपनी कविताओं का पाठ एकदम वोकल होकर करते हैं। फिर 74 के आंदोलन के बाद समय समाज बहुत बदलता है, बिहार भी इससे अधूरा नहीं रहता है। फिर मंदिर का आंदोलन, आरक्षण का आंदोलन, तमाम घटनाएं घट रही होती हैं, भीतर बहुत कुछ टूट रहा होता है, जुट रहा होता है, तो इससे हमारे साहित्यकार भी अछूते नहीं रहते हैं। बिहार के साहित्यकारों पर इसका असर, गहरा असर पड़ता है। खासियत यह होती है कि उस तरह की रचनाएं और उस तरह के संघर्ष की रचनाएं भी बिहार से बहुत निकली, लिखे गए, लोग लिखे। आज़ादी के समय जिस तरह से गोपाल सिंह नेपाली लिख रहे थे, नौजवान जागो रे, नौजवान जागो रे, दुश्मनों को देश की जमीन से निकाल दो, नौजवान जागो रे, नौजवान जागो रे। तो जिस तरह से एक जागरण का काल था, गोपाल सिंह नेपाली जिस तरह से बिहार प्रदेश की जनताओं में, देश की जनताओं में जोश भर रहे थे, उसी तरह से कुछ आगे के आंदोलनों में भी लेखक अपनी रचनाएं रच रहे थे, लिख रहे थे। लेकिन यह कितना सार्थक, कितना असरकारी हुआ, पाठक का रसबोध ही अंतिम फैसला करता है, वही करेंगे। लेकिन रचनाएं हो रही थी, ऐसा नहीं था कि हमारा प्रदेश इसमें अधूरा था या पिछड़ा था। आप देखिए कि बिहार में जब मुख्य धारा के साहित्य रचे जा रहे हैं या रचे जा रहे थे, तो दलित साहित्य की जो अवधारणा की बात आती है, उसमें 70
के आसपास दूसरे प्रदेशों में एक क्रांति के तहत दलित साहित्य का उभार होता है। ठीक उसके 20 वर्षों के बाद, करीब वही काल है 90 का दशक, जब साथ साथ आरक्षण का आंदोलन, मंदिर का आंदोलन चल रहा होता है, तो दलित साहित्य का उभार, वह भी बिहार में इसका असर कम ही होता है, दूसरे प्रदेशों में ज्यादा होता है, लेकिन रचनाकार अपनी रचनाएं रच रहे होते हैं। इसका उदाहरण हम दलित साहित्य की बात करें तो इसका उदाहरण हम ले सकते हैं कि 1914 में, जैसा कि सरस्वती पत्रिका में सबसे पहले दलित साहित्य की बात करें तो 1914 में एक कविता हीरा डोम की प्रकाशित होती है। अब हम यह नहीं कह सकते हैं, प्रथम खंड में आचार्य शिवभोजन शाह के प्रथम खंड में चूंकि 18वीं शताब्दी तक, 7वीं शताब्दी से केवल 18वीं शताब्दी तक की चर्चा है, 200 कवियों लेखकों के बारे में जानकारी प्राप्त है। उसके बाद के इतिहास में हीराडोम चर्चित है या नहीं, और मैं यह नहीं कह सकता, लेकिन उस समय सरस्वती पत्रिका में 1914 में जहां से दलित चेतना की कविता जिसको कह सकते हैं वह आ रही थी। उन्होंने लिखा है, उनको कितनी पीड़ा कितनी तकलीफ थी। वह शासनकाल 1914 का अंग्रेजों का शासन था, पूरे देश में उन्हीं का राज था। तो वो कहते हैं कि हम जो यह पादरी हैं, साहब हैं, हम उनको उनका दुख तकलीफ हम अपनी सुनाएंगे। वो लिखते हैं कि ठकुरे के सुख से त घर में सुतल बानी, हमनी के ज्योति ज्योति खेतवा कमाई भी। ठकुरे के सुख से त घर में सुतल बानी, हमनी के ज्योति ज्योति खेतवा कमाई भी। हरवा मुसैया के देहिया है हमनी के, ओकरे के देहिया बभनों के बानी। ओकरा के घरे घरे पूजवा हो खत बाते, ओकरा के घरे घरे पूजवा हो खत बाजे। सगरे इलकवा भैले जजमानी। आगे फिर लिखते हैं कि हमनी के इनरा के निगा चेना जाई लाजी, हमनी के इनरा के निगा चेने जाई लाजी। पाके में से भरी भरी पियतानी पानी, पनही से पीटी पीटी हाथ गोर तोरू देले, हमनी के इतने काहे हलकानी। तो उस समय यह आवाज थी, बस महसूस करने की जरूरत थी, सुनने की जरूरत थी। भले ही आंदोलन दूसरे प्रदेशों में शुरू हुआ जहां से दलित साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ, लेकिन बिहार भी हमारा इसमें पीछे नहीं था। बिहार अपनी बातें रख रहा था। आज यह सुनते हुए कभी कभी यह हंसी भी आती है कि लोग कहते हैं कि यह भाई दलित साहित्य कैसे हो गया या जाति का साहित्य कैसे हो गया। तो अब हमें इस पर विचार करना चाहिए कि जब समाज में जातियां हैं, वर्ग हैं, तो फिर साहित्य इससे कैसे अधूरा हो सकता है। अगर वर्ग नहीं है, जातियां नहीं हैं, तो फिर इन वर्गों का इन क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व कहाँ है? वो अपनी बात कैसे कहेंगे? वो उनका दुख तकलीफ कौन कहेगा? इस संदर्भ में हमारे मित्र कवि राकेश रंजन हैं, जब भी उनसे साहित्यिक चर्चाएं कुछ होती हैं तो उनका स्पष्ट मत है कि इस समाज में सबको लिखना चाहिए, चाहे वो रेहड़ी वाले हों, पटरी वाले हों, रिक्शा चालक हों, हल जोतने वाले हों, सबकी बातें आनी चाहिए। आखिर तब तो एक समेकित समाज बन पाएगा हमारा। उनके दुख तकलीफ उन्हीं का दुख तकलीफ है, वो अपनी बातें अपने तरीके से रख सकते हैं। हम स्वानुभूति में कुछ बातें कह सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन अगर वह लिखते हैं तो उसमें सच्चाई ज्यादा होगी, सच का अनुभव हम ज्यादा एहसास कर सकते हैं। तो इसी तरह से अब हम 1999 में जो एक सामूहिक संग्रह आया था अंधेरे में ध्वनियों के बुलबुले, नंद किशोर नवल के संपादकत्व में, उस कवि में उन कवियों में मैं कुछ कवि के एकाध कविताओं का पाठ करूं ताकि उससे एक बिहार का मिजाज पता चलता है कि आखिर बिहार के रचनाकार क्यों केवल बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर भी प्रतिष्ठित हैं और क्यों जाने जाते हैं। निराला ने ठीक है छंद तोड़ा, लेकिन छोड़ा नहीं। वो एक अंतस्तुक की भी बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि छंद टूटा तो बिल्कुल सब कुछ टूट गया, लेकिन आप देखिए कि आज भी इस आधुनिक समय में
छंद को कैसे हमारे कवि राकेश रंजन साधते हैं, उसको देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। खास करके जो हमारे साहित्य के विद्यार्थी हैं, पाठक हैं, इस तरह से मैं भी कविता का पाठक हूँ, वो इन चीजों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। एक कविता है राकेश रंजन की, गुरुवाणी। खैनी चूना बिंदुख दूना सब जग सूना लागे है, खैनी चूना बिंदुख दूना सब जग सूना लागे है, मैं तो मैं ना ही हूं बचबा तू भी तू ना लागे है। खैनी चूना बिंदुख दूना सब जग सूना लागे हैं, मैं तो मैं ना ही हूं बचवा तू भी तू ना लागे है। राम नाम से जी उछटे हैं, राम नाम से जी उछटे हैं, जब से डिबिया खत्म भई आकुल मनवा सिमरन पथ से किधरो किधरो भागे। तू तो बचवा दया धर्म का बड़ा धनी है कर्मठ है, तू तो बचवा दया धर्म का बड़ा धनी है कर्मठ है, नेम जोग वर्ष संयम में भी सब भक्तन से आगे है। जा बचवा चुपके से लई हो, जा बचवा चुपके से लई हो, चमटोली से चुटकी भर मेरा नाम न ली हो कहियो नया भगतवा मांगा है। तो मित्रों, आप कविता में छंद कविता को और कवि को कहाँ ले जाएगा, खुद कवि को और कविता को भी मालूम नहीं होता है। इसी तरह से इस संग्रह के कवि है भागवत संझा निमेष। आप समझ सकते हैं कि उनकी एक कविता है जनसेवा एक्सप्रेस, एक रेलगाड़ी का नाम है जनसेवा एक्सप्रेस। उनकी एक दो पंक्तियां जेहन में आ रही है कि बिहार की वर्तमान दशा को, जिस और जो अभी संकट काल का समय है, उसकी वर्तमान दशा को हम अगर रेखांकित करना हो तो उनकी पंक्तियां हैं कि बिहारी मजदूरों की फौजों को लाद कर पंजाब पहुंचाने को आतुर है जनसेवा एक्सप्रेस। तो बिहार के रचनाकार न केवल बिहार बल्कि बिहार के बाहर भी अतिक्रमण करते हैं। जब देश की बात आती है तब भी वहां आप उनको उपस्थित पाएंगे। उसी तरह की एक बहुत ही छोटी सी रचना मैं आपको सुनाऊंगा, और राकेश रंजन की ही है, बहुत छोटी कविता है, लेकिन आप इसमें देखें कि कविता का शीर्षक है क्या होऊं, क्या होऊं। हरा होता हूं तो हिंदू मारते हैं, हरा होता हूं तो हिंदू मारते हैं, केसरिया होता हूं तो मुसलमान, हत्यारे और दलाल मारते हैं सफेद होने पर। हरा होता हूं तो हिंदू मारते हैं, केसरिया होता हूं तो मुसलमान, हत्यारे और दलाल मारते हैं सफेद होने पर। तुम ही कहो मेरे देश क्या होऊं जो बचा रहूं शेष। ये थे राकेश रंजन। ऐसा नहीं है कि केवल बिहार में बिहार ही की बात करते हैं आप। नागार्जुन नागार्जुन इतने प्रसिद्ध रहे, नागार्जुन किन किन तरह की कविताओं को उन्होंने लिखा, कोई छुटा हुआ आपसे नहीं होगा, आप जरूर पढ़े होंगे, लेकिन मेरा लोभ है कि उनकी कविताओं का भी पाठ में, छोटी सी कविता का पाठ मैं कर रहा हूं कि काले 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 ऋतुरंग, काली काली घन घटा। नागार्जुन की कविता है। काले काले ऋतुरंग, काली काली घन घटा, काले काले ग्रीष्म, काली काली छवि छटा, काले काले परिवेश, काली काली करतूत, काली काली करतूत, काले काले परिवेश, काली काली महंगाई, काले काले अध्यादेश। तो आप देखिए कि बिहार, केवल बिहार के लेखक बिहार की बात नहीं करते, देश समाज और काल उनकी रचनाओं में समेकित रूप से निहित हैं। वो अतिक्रमण करते हैं इसका, इस समाज के बहाने, इस व्यवस्था के बहाने बहुत सारी बात वो देश तत्व की करते हैं। आज देखिए कि हमारा जनमानस, उत्तरी बिहार का जनमानस बाढ़ से आक्रांत है, कितनी तकलीफों से, कितनी समस्याओं से गुजर रहा है वो।
अभी हम अक्सर समाचारों में या पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं कि इस बाढ़ में घर के छत पर लोग हैं और उसी छत पर विषैले सांप टहल रहे हैं। पानी से होकर लोग गुजर रहे हैं, बगल से विषैले सांप गुजर रहे हैं, तमाम कीड़े मकोड़े उनके साथ चल रहे हैं। जीवन का संघर्ष और जीवन से बड़ा कोई कविता या कोई कृति नहीं है। उससे उस जीवन संघर्ष से बड़ी चीज कोई है ही नहीं। अगर कोई एक चीज है जीवन में, मनुष्य के जीवन, तो उसका संघर्ष, उससे बड़ा कोई चीज नहीं। जीवन है, यह गतिशील है, यह कहीं रुकता नहीं है, मुसलसल यह चलता रहता है। अब आप देखें कि बाढ़ और यहाँ की वर्तमान बिहार की दशा को कैसे एक छोटी सी कविता में अरुण कमल व्यक्त करते हैं। अरुण कमल इस हिंदी पट्टी का बड़ा नाम, पुरस्कृत भी हैं साहित्य अकादमी से। तो उनकी एक कविता है हिचक, एक बहुत छोटी सी कविता अरुण कमल की, हिचक। जिसने सच सच कह दी अपनी कहानी, उसे कैसे कह दूं इसे सजाकर लिखो। जिसके पास कुछ नहीं सिवा इस देह के, उसे कैसे कहूं आज बाजार का दिन है। जो खो चुका घर परिवार इस बाढ़ में, जो खो चुका घर परिवार इस बाढ़ में, उसे कैसे कहूं जल उबाल कर पियो। तो मित्रों, जो इस प्रदेश का जो रचनाकारों की जो एक मानस है, एक मन स्थिति है, उसे साहित्य के माध्यम से पढ़ने और समझने की जरूरत है। आज तमाम विधाओं में रचनाएं हो रही हैं, कहानीकार मजबूती से लिख रहे हैं, कविगण मजबूती से लिख रहे हैं। बहुत सारे कथाकार, कहानीकार हमारे प्रदेश में हैं। प्रोफेसर जाबिर हुसैन का नाम हम जरूर लेना चाहेंगे, जिन्होंने एक खास फॉर्मेट में चाक पर रेत, जिनकी कृति बहुत चर्चित रही, समय समय पर अपने विचारों से हमें अवगत कराते रहते हैं। कवियों में लगातार, शायरों में, कवियों में लगातार लिख रहे हैं संजय कुमार कुंदन हैं, राजकिशोर राजन हैं, शहंशाह आलम हैं, पृथ्वीशरण मिश्र हैं, डॉक्टर मुसाफिर बैठा हैं। डॉक्टर मुसाफिर बैठा का नाम आता है तो आप बिहार में दलित साहित्य की उपस्थिति का जिक्र जरूर चाहेंगे। इसी तरह से समकालीन साहित्य के मुख्य धारा के साथ साथ 2018 में बिहार झारखंड की चुनिंदा दलित कविताएं डॉक्टर मुसाफिर बैठा और डॉक्टर कर्मानंद आर्य के संपादक कृत में प्रकाशित हुई। 2018 में प्रकाशित इस संग्रह में 56 कवि और 333 कविताएं हैं। इसमें बिहार के तो हैं ही, झारखंड के भी हैं जो बिहार ही के वासी थे लेकिन झारखंड में अभी आज आवास हैं। इसमें दलित चेतना की कविताओं के साथ साथ मुख्य धारा की भी कविताएं शामिल हैं। एक आवाज है शिद्दत से, जिसे जरूर सुनी जानी चाहिए। जो वह समाज जो कहीं पिछड़ गया है, पीछे रह गया है, उसे साथ करने की जरूरत है। न कोई बहुत आगे हो, न कोई बहुत पीछे हो, साथ करने की जरूरत है। अपनी दुख, अपनी तकलीफों को दलित साहित्य में उजागर करते हैं, अपनी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस संग्रह की एक कविता मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा ताकि इसके टेस्ट के बारे में कुछ हम पा सकें। इस संग्रह से एक कविता है दशरथ माझी।
रास्ता राजा नहीं बनाता, रास्ता प्रजा नहीं बनाती, रास्ता सेनाएं नहीं बनाती, रास्ता बनाती है हृदय की टीस। रास्ता राजा नहीं बनाता, रास्ता प्रजा नहीं बनाती, रास्ता सेनाएं नहीं बनाती, रास्ता बनाती है हृदय की टीस। उठते हैं हाथ तो बनता है रास्ता, मिलते हैं हाथ तो बनता है रास्ता, उठती है हवा तो बनता है रास्ता, रास्तों का इतिहास बनाता है रास्ता। किसी दशरथ मांझी की खून में, किसी दशरथ मांझी के खून में बैठा होता है एक दलित, जिसे आप कायर समझते हैं, जिसे आप कायर समझते हैं, वह बनाता है रास्ता, एक नहीं हजारों प्रियतमाओं के लिए। खोल देता है जाने कितने अवसर, उठाता है हथौड़ा, उठाता है एक बिहारी, तोड़ता है एक सामाजिक जकड़न, सोच तोड़ता है पूरी पूरी रात, ठंडी करता है जातीय गर्मियां अपने खून मिश्रित पसीने से। उसकी प्रियतमा का पांव है उसका गांव, प्रियतमा का खेत है उसका मन, प्रियतमा का आंचल है उसकी रोजमर्रा की जिंदगी। वह बनाता है हर रोज एक रास्ता अपनी उस प्रियतमा की याद में। वह डूब कर काटता है पत्थर, घास से नहीं हृदय में उपजी गणितियों से। वह लिखता है रोज एक नाम, समुद्र में तैराने के लिए नहीं, रास्ता बनाने के लिए। उसके खोदे हुए पत्थर से निकलता है पानी, उसके खोदे हुए पत्थर से निकलती है आग, फिर निकलता है एक रास्ता। मित्रों, ये चुनिंदा बिहार झारखंड की चुनिंदा दलित कविताएं थीं। उस संग्रह से एक कविता डॉक्टर करवानंद यार्ड की ये कविता थी। तो इससे आपके बिहार के मन मिजाज को समझने का एक अवसर मिलता है। संभव है हम बिहार के साहित्यकारों की चर्चा करते हुए प्रमुख नाम जो यादों में नहीं रहे, छूट गए हों। बिहार से बहुत कथाकार अपनी रचनाएं रच रहे हैं, दिवाकर सिंह, मधुकर सिंह, शिव नारायण और तमाम कई प्रमुख रचनाकार हैं। युवा साथी हैं जो बहुत अच्छा रच रहे हैं, आधुनिक समय समाज काल को पकड़ रहे हैं, परख रहे हैं। लगता है कि समय भी बहुत हो चला है और हम भागते भागते यहाँ तक पहुंच गए हैं। तो मित्रों, संघर्ष यह यह काम लगातार जारी है और रहेगा। कोई भी व्याख्यान, कोई भी रचना पूर्ण नहीं होता है, बारंबार उसे कहने और करने की जरूरत होती है। तो आज की बात मैं इस बात से समाप्त करूंगा कि महात्मा बुद्ध ने कहा है कि अप्पो दीपो भव। तमाम बातें अपनी जगह है, हम खुद के लिए खुद का प्रकाश बने। शोध परक हमारी चिंताएं हों। हम साहित्य खुद की जड़ता को तोड़ने के लिए तो रचे ही, अगर उस साहित्य से जनमानस पर, पाठक पर कोई असर होता हो तो उसकी सार्थकता होगी। साहित्य से समाज में क्रांति या बदलाव पूरा पूरा नहीं हो सकता, लेकिन इसके बगैर भी नहीं हो सकता। हमें इसके माध्यम से एक रास्ता, एक मार्ग मिलता है जिस पर हम चल सकते हैं। इस मामले में एक
लेखक याद आते हैं रसूल रसूल हमजा तो, जिनकी एक कृति है मेरा दागिस्तान। वो रसूल किसी रास्ते से गुजर रहे थे, उनको उनके पिताजी ने बुलाया कि रसूल इधर आओ। रसूल ने समझा कि रसूल हमजा तो ने समझा कि मैंने तो कोई गलती की नहीं, आखिर मेरे पिताजी मुझे क्यों बुला रहे हैं, इधर आओ। उन्होंने कहा कि रसूल, जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो यह रास्ता मेरा बनाया हुआ, यदि इस पर तुम चलते रहे तो फिर तुम्हें कोई न जान पाएगा न पहचान पाएगा। इसलिए यदि तुम्हें इस संसार में, साहित्यिक संसार में जीवित होना हो, रहना है, तुम्हारा रास्ता अलग होना चाहिए। तुम अपना रास्ता अलग अख्तियार करो, अलग बनाओ। इस बात का बहुत गहरा असर पड़ता है और रसूल इस दुनिया के बड़े लेखक रचनाकार होते हैं। लेखक रचनाकार इसलिए भी महत्वपूर्ण होते हैं कि वो अपने समय, समाज, काल के बड़े प्रवक्ता होते हैं। जो उन्होंने अपने संवेदनात्मक ज्ञान से चीजें पाई होती हैं, उसको अपने विवेक से, अपने कौशल से और रचना में तब्दील कर समाज के आगे रखते हैं। और वह रचनाएं, वह चीजें सदियों तक टिकी रहती हैं जिसमें जन की आवाज, जनता के दुख दर्द तकलीफें, उनके हास उल्लास हों। अभी बहुत से काम साहित्य में बाकी है जिसे करने की जरूरत है। विद्यार्थियों से मैं एक आग्रह जरूर करूंगा कि वो अपनी पढ़ाई में शोध विषयक चीजों को जरूर शामिल करें, अपनी आंखों से चीजों को जरूर देखना चाहें, पढ़ना चाहें। और इन्हीं शब्दों के साथ हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और क्षमा भी चाहते हैं कि अगर बातचीत के दरमियान में मुझसे कोई चूक हो गई हो तो हमारे विद्वान साथी श्रेष्ठ जन मुझे माफ करेंगे। यह अनवरत चलने की प्रक्रिया है और हमें जरूरी सलाह देंगे जहां हम इसे सुधार सकें, और फिर अगली दफा जब हम बातचीत करने के लिए इकट्ठे हों तो फिर एक नई दृष्टि के साथ आपसे हम मुखातिब हो सके। अब एक लोग और बच गया है जो हमारे शहर, मतलब हाजीपुर वैशाली के रहने वाले थे, सोबान फारूकी, कि परिंदा टूटी डाल का और कई संग्रह उनके आ चुके हैं। वो लिखते हैं कि यो बुत की तरह कब से सरे राह खड़े हो, जिंदा हो तो एक रोज बिखर क्यों नहीं जाते, क्यों घर से निकल आए हो वीराने में रहने, वीराने में रहना है तो घर क्यों नहीं जाते। तो इन्हीं शब्दों के साथ विशेष आभार आप सब लोगों का, जो आप लोगों ने आज कीमती वक्त निकाल कर इस बातचीत में शामिल हुए।